मिसनोमर है। यहाँ पे सिस्ट का मतलब होता है अनरप्चर्ड फॉलिकल, ऑल्सो नोन एज द स्टीन-लिवेंथल सिंड्रोम। ये आपको पता होना चाहिए। इसको ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1935 में सबसे पहले इसको जो डिस्कवर किया था वो स्टीन एंड लिवेंथल ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको बोलते हैं स्टीन लिवेंथल सिंड्रोम। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द इटियोलॉजी। इसकी जो इटियोलॉजी है वो अनक्लियर है। बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं और लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से ये डिजीज होती है। इसके डायग्नोसिस के लिए क्राइटेरिया होता है रोटरडाम क्राइटेरिया। ये आपको पता होना चाहिए रोटरडाम क्राइटेरिया क्या होता है। दिस इज द क्वेश्चन। रोटरडाम क्राइटेरिया में क्या होता है, 3 पॉइंट्स होते हैं, उसमें से प्रेजेंस ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्या है, ओलिगो और एमेनोरिया, ओलिगो और एमेनोरिया होगा। सेकेंड है हाइपर एंड्रोजनिज्म, ओके, इसका मतलब है हिर्सुटिज्म हो, एक्ने हो और एलोपेशिया हो। हिर्सुटिज्म का क्या मतलब होता है, एक टर्म होता है हिर्सुटिज्म और एक टर्म होता है जी मेल बर्टन हेयर इन फीमेल। ओके, एक टर्म होता है हाइपर ट्राइकोसिस। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा मुझे, एनीवन एनीवन? हिर्सुटिज्म वर्सेस हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर ट्राइकोसिस पता है क्या होता है बच्चों, कुछ तो बोलो। हाइपरट्राइकोसिस मेल के अंदर होता है और इसमें हेयर इसमें भी ज्यादा ही होते हैं, और हिर्सुटिज्म फीमेल में होता है। ये मेल हेयर पैटर्न हो जाता है फीमेल के अंदर हिर्सुटिज्म में। ओके, हाइपर ट्राइकोसिस इज एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, बट हिर्सुटिज्म क्या होता है, हिर्सुटिज्म इज द मेल पैटर्न। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेल पैटर्न, मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ इन फीमेल। अब मेल पैटर्न का क्या मतलब हुआ, मेल पैटर्न का मतलब ये हुआ जैसे जहां पर मेल के हेयर्स हैं, जैसे बियर्ड है, मोस्टेच है, चेस्ट पे हेयर्स हैं, अगर वहां पर फीमेल के हेयर ग्रो हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे हिर्सुटिज्म। ओके, नेक्स्ट हाइपर एंड्रोजनिज्म के फीचर्स क्या होते हैं, हिर्सुटिज्म, एक्ने एंड एलोपेशिया। उसके बाद है यूएसजी फाइंडिंग में क्या मिलेगा आपको, यूएसजी फाइंडिंग में मिलेगा इनलार्ज्ड ओवरीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी। इसमें क्या होना चाहिए, ओवरीज जो है उनका वॉल्यूम बड़ा हुआ होगा, मोर देन 10 सेंटीमीटर क्यूब होगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी होगी, 12 और मोर सिस्ट, ये आपको याद करना है, 12 और मोर सिस्ट ऑफ 2 to 9 mm, ऑफ 2 to 9 mm। ठीक है, यहाँ पर एक यूएसजी में फाइंडिंग होती है, उसमें उसको बोलते हैं गार्लैंड अपीयरेंस होता है या फिर नेकलेस अपीयरेंस होता है या फिर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल साइन है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये दिस इज द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल साइन। ये किसकी फाइंडिंग है, यूएसजी फाइंडिंग है पीसीओएस की। तो आपने पता होना चाहिए गार्लैंड अपीयरेंस, नेकलेस अपीयरेंस, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल साइन, ये सब किस में मिलते हैं, यूएसजी ऑफ द स्टीन लिवेंथल सिंड्रोम और द पीसीओएस। तो रोटरडाम क्राइटेरिया में क्या हुआ, डायग्नोसिस के लिए इन 3 चीजों में से 2 चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। 3 चीजें क्या क्या हैं, फर्स्ट इज द ओलिगो या फिर एमेनोरिया, सेकेंड इज द हाइपर एंड्रोजनिज्म एंड थर्ड इज द यूएसजी, इसमें enlarged ovaries, polycystic ovarian morphology। ओके, इसके अलावा अदर फीचर्स में क्या हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, बट दे आर नॉट द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया नहीं है।
डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आपके पास कौन कौन सा है? बस 3 चीज़ें हैं, ओलिगोमेनोरिया, हाइपर एंड्रोजनिज्म और यूएसजी में एनलार्ज्ड ओवरीज और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है कि इसकी इटियोलॉजी जो है वो अनक्लियर है, लेकिन फिर भी हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है? सबसे पहले देयर इज हाई लेवल ऑफ, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, ओके, high level of LH is present. When there is high level of LH, बच्चों मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि प्लीज़ 10 बजे से पहले ज्वाइन किया करिए, ऐसे क्लास में डिस्टर्बेंस होता है। हाई लेवल ऑफ LH क्या करता है? हमने उस दिन देखा, ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, ग्रैनुलोसा सेल्स एंड थीका सेल्स, ओके। तो थीका इंटरना सेल को स्टिमुलेट करता है, थीका इंटरना सेल को स्टिमुलेट करता है। थीका इंटरना सेल क्या सिक्रीट करता है? एंड्रोजेंस। When there is high level of LH, they stimulate the theca interna cell and they secrete the androgen. उसके बाद एंड्रोजन पेरिफेरल एरोमेटाइजेशन के थ्रू ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है, ओके। और एक और चीज़ हमें पता है कि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ब्लड में ज़्यादा इंसुलिन होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? कि पैंक्रियाज आर सिक्रीटिंग प्रॉपर इंसुलिन, पैंक्रियाज तो प्रॉपर इंसुलिन सिक्रीट कर रहा है, लेकिन सेल्स इंसुलिन को ले नहीं पा रहे हैं, तो ब्लड में इंसुलिन बढ़ा हुआ है, और जो इंसुलिन बढ़ा रहता है तो वो भी थीका इंटरना सेल को स्टिमुलेट करता है। जब थीका इंटरना सेल स्टिमुलेट होता है तो ये सिक्रीट करता है एंड्रोजन। एंड्रोजन पेरिफेरल एरोमेटाइजेशन के थ्रू इन द एडिपोज टिश्यू गेट्स कन्वर्टेड इनटू द ईस्ट्रोजन। तो हमें क्या क्या पता चला यहाँ से? कि पीसीओएस में एलएच बढ़ा हुआ है, एंड्रोजन बढ़े हुए हैं और ईस्ट्रोजन बढ़ा हुआ है एंड इंसुलिन बढ़ा हुआ है। ये समझ आ गया आपको यहाँ तक बच्चों? ये क्लियर हो गया? यस मैम। ओके ओके, अब हम आगे देखेंगे। उसके बाद एंड्रोजन जो कन्वर्ट होते हैं ईस्ट्रोजन में, इसमें जो मोस्ट डोमिनेंट फॉर्म होता है ईस्ट्रोजन का, ये होता है एस्ट्रोन। नॉर्मली एस्ट्राडायोल जो नॉर्मल फीमेल होती है उसमें एस्ट्राडायोल टू ईस्ट्रोन का जो रेशियो होता है वो होता है 2:1, लेकिन पीसीओएस में क्या हो जाता है? दिस रेशियो गेट रिवर्स्ड, ये रेशियो उल्टा हो जाता है, इसमें एस्ट्रायन का कंटेंट बढ़ जाता है, ओके। उसके बाद अब यहाँ से जब ईस्ट्रोजन हुआ, ईस्ट्रोजन किसको स्टिमुलेट करता है? ईस्ट्रोजन स्टिमुलेट करता है एफएसएच को, एफएसएच की लेवल को डिक्रीज करता है। ईस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक देता है ना, यहाँ पे गलत लिख गया है, दिस इज द लो लेवल, यहाँ पे सॉरी फॉर द मिस्टेक, दिस इज द लो लेवल। लो लेवल ऑफ एफएसएच विल लीड टू द, अब एफएसएच का काम क्या होता है? एफएसएच फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, लेकिन जब ईस्ट्रोजन का कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ईस्ट्रोजन निगेटिव फीडबैक देता है एफएसएच को, और एफएसएच का जो कंटेंट होता है वो कम हो जाता है, और एफएसएच कम होता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? फॉलिकुलर एट्रेजिया हो जाता है, और जब फॉलिकुलर एट्रेजिया होता है तो उससे एन ओवुलेशन होता है, इसकी वजह से इवेंचुअली क्या होती है? इनफर्टिलिटी हो जाती है, ओके। मैं आपको रिपीट करके बताती हूँ दोबारा से। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ? हमारे पास LH बढ़ा हुआ है, LH बढ़ा हुआ है तो LH स्टिमुलेट करता है थीका इंटरना सेल्स को टू रिलीज द एंड्रोजन, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से
इंसुलिन भी बढ़ा हुआ है, इंसुलिन भी थीका इंटरना सेल को स्टिमुलेट करता है। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है कि एंड्रोजेंस बढ़ जाते हैं, और जब एंड्रोजेंस बढ़ते हैं तो पेरिफेरल एरोमेटाइजेशन के थ्रू ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होते हैं, तो फिर ईस्ट्रोजन भी बढ़ जाता है। तो मेनली एलएच बढ़ता है, एंड्रोजन बढ़ता है, ईस्ट्रोजन बढ़ता है। और जब ईस्ट्रोजन बढ़ता है तो ईस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक देता है एफएसएच को, एफएसएच का लेवल कम हो जाता है, विच लीड्स टू द follicular atresia and an ovulation which will eventually lead to infertility. ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके, जी मैम। ठीक है ठीक है। अब आपको एक और चीज है कि इसमें जो एंड्रोजन बढ़ेगा तो कौन सा एंड्रोजन होगा? एंड्रोजन तो बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो इसमें जो एंड्रोजन बढ़ता है वो होता है टेस्टोस्टेरॉन। उसका लेवल होता है लेस देन 200 नैनोग्राम पर डीएल। ये आपने याद रखना है। मेनली जो एंड्रोजन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरॉन, और उसका लेवल होता है लेस देन 200 नैनोग्राम पर डीएल। अगर एंड्रोजन 200 से ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो हमें दूसरी डायग्नोसिस के बारे में फिर सोचना पड़ेगा। अगर एंड्रोजन 200 से ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो फिर इसका मतलब हो सकता है कोई एंड्रोजन सीक्रेटिंग ट्यूमर्स हैं। तो मेनली जो इसमें एंड्रोजन प्रेजेंट होता है पीसीओएस में वो होता है टेस्टोस्टेरॉन। उसके बाद बिकॉज ऑफ द एन ओवल्यूशन देयर विल बी, अब हमने देखा था अभी ओवल्यूशन नहीं हो रहा क्योंकि फॉलिकुलर एट्रेजिया हो गया। फॉलिकुलर एट्रेजिया हुआ तो एन ओवल्यूशन देयर विल बी नो कॉर्पस लूटियम, देयर विल बी नो प्रोजेस्टेरॉन। ओके, तो जब एन ओवल्यूशन हो गया तो कॉर्पस, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल ही नहीं बना, हमने पहले देखा था दूसरे लेक्चर्स में कि जब ओवल्यूशन होता है तो सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है और यहाँ पे जो बचता है वो ग्राफियन फॉलिकल बचता है, और ग्राफियन फॉलिकल फिर कन्वर्ट होता है कॉर्पस ल्यूटियम में। लेकिन जब ओवल्यूशन ही नहीं हुआ तो देयर विल बी नो कॉर्पस ल्यूटियम एंड देयर विल बी नो प्रोजेस्ट्रॉन। ओके, इसके बाद फिर सेकेंड पॉइंट है बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस देयर विल बी इंक्रीज्ड इंसुलिन इन द ब्लड विच ऑल्सो स्टिमुलेट द थीका इंटरना सेल्स। तो मैंने आपको ये पहले बता दिया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से इंसुलिन ब्लड में बढ़ा हुआ रहेगा, और जब ये बढ़ा हुआ रहेगा तो ये थीका इंटरना सेल को स्टिमुलेट करेगा। ओके, उसके बाद फिर एक और पॉइंट है, increased insulin and androgen act on liver which eventually decreases the sex hormone binding globulin। क्या होता है, एंड्रोजन बढ़ा हुआ है ब्लड में और इंसुलिन भी बढ़ा हुआ है, they both act on the liver and they decrease the level of sex hormone binding globulin। अब सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन क्या है? ये एक प्रोटीन है जो ईस्ट्रोजन को और एंड्रोजन को बाउंड फॉर्म में रखता है। एक प्रोटीन है जो ईस्ट्रोजन को और एंड्रोजन को बाउंड फॉर्म में रखता है, लेकिन जब एंड्रोजन और इंसुलिन बढ़ता है तो ये सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के लेवल को कम कर देता है। इस वजह से हमारे पास ईस्ट्रोजन और एंड्रोजन का कंटेंट फ्री ईस्ट्रोजन, नॉट ईस्ट्रोजन, फ्री ईस्ट्रोजन का कंटेंट बढ़ जाता है ब्लड में। ओके अब मैं एक बार हार्मोन्स का रिवाइज करवा देती हूँ कि कौन कौन से हार्मोन बढ़ते हैं और कौन कौन से हार्मोन कम होते हैं। मेन जो इसमें याद करना होता है पीसीओएस में, वो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हार्मोन बढ़ते हैं और कम होते हैं। तो पहले हम देखेंगे इंक्रीज्ड, कौन कौन से हार्मोन बढ़े। एलएच बढ़ गया, एंड्रोजन बढ़ा, ईस्ट्रोजन बढ़ा एंड इंसुलिन बढ़ा। कम कौन सा हुआ? एफएसएच कम हुआ, एफएसएच कम हुआ, प्रोजेस्टेरॉन कम है बिकॉज देर इज नो ओवल्यूशन, एंड सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन भी कम है। तो आपने ये वाली चीजें पूरी याद रखनी है, बस ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
उसके बाद एक टर्म होता है विरिलिज्म। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिरसुटिज्म और विरिलिज्म? कोई बताएगा मुझे डिफरेंस क्या होता है? एनीवन? ओके। हिरसुटिज्म में क्या होता है? इन हिरसुटिज्म एंड्रोजन लेवल आर माइल्डली रेज्ड, थोड़े से बड़े होते हैं, बस थोड़े से बड़े होते हैं एंड्रोजन लेवल। और हिरसुटिज्म इज रिवर्सिबल। बट इन विरिलिज्म क्या होता है? इट इज अ परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज बिकॉज ऑफ टू मच एंड्रोजन। ज्यादातर विरिलिज्म जो होता है वो एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स में ज्यादा होता है। ट्यूमर्स में देखने को मिलता है हमें। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? क्लाइटोरोमेगाली। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विरिलिज्म? क्लाइटोरोमेगाली, डीपनिंग ऑफ द वॉइस एंड ब्रेस्ट एट्रोफी, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं विरिलिज्म की। और हिरसुटिज्म में क्या होता है? हिरसुटिज्म में एंड्रोजन सर बड़ा होता है लेकिन माइल्डली एलिवेटेड ओनली। ओके। एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हिरसुटिज्म इज द PCOS, ये आपको याद रखना है। एंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रैपिड ऑनसेट हिरसुटिज्म, अगर बहुत जल्दी हो रहा है हिरसुटिज्म होता है PCOS में बट ग्रेजुअल होता है। लेकिन अगर रैपिड ऑनसेट हिरसुटिज्म है तो इसका कॉज हो सकता है ओवेरियन ट्यूमर्स। फिर से एक बार देख लेते हैं ये वाली चीजें, हार्मोनल चेंजेस इन द PCOS। इसमें बस एक बार बता दिया मैंने आपको कि इंक्रीज्ड कौन से होते हैं और डिक्रीज्ड कौन से होते हैं। तो एंड्रोजन्स आर इंक्रीज्ड, ये आपको समझ आ गया। LH भी पता है आपको, एस्ट्रॉन भी पता है, इंसुलिन भी पता है। प्रोलैक्टिन समटाइम्स प्रोलैक्टिन आर इंक्रीज्ड। ओके। तो और जो जब एंड्रोजन बड़ा होता है ना तो ये LDL के लेवल को, LDL इज द बैड कोलेस्ट्रॉल, इसको ये बढ़ाता है। और HDL दैट इज द गुड कोलेस्ट्रॉल, इसके लेवल को ये कम कर देता है। तो एंड्रोजन जब बड़ा हुआ होता है बॉडी में, इंक्रीज एंड्रोजन decreases the level of the good cholesterol that is the HDL and increases the level of the LDL। तो इवेंचुअली ये क्या कॉज कर देता है? डिसलिपिडीमिया। तो PCOS की वजह से डिसलिपिडीमिया भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए LDL एंड ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को ये बढ़ा देता है एंड कम कर देता है HDL के लेवल को। डिक्रीज्ड FSH, प्रोजेस्टेरॉन, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन एंड HDL। लास्ट टाइम लेक्चर में शायद मैंने गलत थोड़ा सा बता दिया था कि PCOS में LH बाय FSH रेशियो बढ़ता है, ये आपने याद रखना है। PCOS में LH बाय FSH रेशियो बढ़ता है, ठीक है, रेशियो वर्ड याद रखना है, ये करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। और जो प्री मैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी होती है इसमें बढ़ता है LH का लेवल और FSH का लेवल। जब आप लोगों ने क्वेश्चंस गलत किए तब मुझे समझ आया कि शायद आप लोग को समझ नहीं आया है। PCOS में LH बाय FSH का रेशियो बढ़ता है और प्री मैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी में LH और FSH बढ़ता है प्री मैच्योर मेनोपॉज में। ये सबको क्लियर हो गया कि हार्मोन्स कौन से बढ़ रहे हैं कौन से कम हो रहे हैं? ओके। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स आर द ट्रीटमेंट। और एक और चीज है, एक सेकेंड, ओके। ट्रीटमेंट का फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वेट लॉस। सबसे पहले पेशेंट का वेट लॉस करवाना है। अब वेट लॉस से क्या हो जाएगा? वेट लॉस से होगा एडिपोज टिश्यू कम, और जब एडिपोज टिश्यू कम होगा तो पेरिफेरल एरोमेटाइजेशन इवेंचुअली कम होगा और उससे ईस्ट्रोजन का लेवल भी कम होगा।
first and the most important part of the treatment is the weight loss. Next is the use of the metformin. Metformin क्या करता है? Metformin decreases the insulin resistance. और मेटफॉर्मिन की वजह से वेट लॉस भी होगा. तो दो चीजें हो सकती हैं ट्रीटमेंट में. फर्स्ट ऑप्शन इज द वेट लॉस, सेकेंड मेटफॉर्मिन. मेटफॉर्मिन इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है और वेट लॉस को भी बढ़ाता है. ठीक है, वेट लॉस करवाता है, मींस मेटफॉर्मिन वेट लॉस करवाता है. अगर अब इफ पेशेंट डिजायर्स प्रेगनेंसी, अगर कोई भी पीसीओएस का पेशेंट है, अब उसमें तो एनोवुलेशन हो रहा है, तो जब ओवा नहीं है तो प्रेगनेंसी कैसे होगी? तो अगर इफ पेशेंट डिजायर्स प्रेगनेंसी, तो हम क्या यूज करेंगे? ओवुलेशन इंडक्शन बाय क्लोमिफेन सिट्रेट और लेट्रोजोल. बट द ड्रग ऑफ चॉइस इज द लेट्रोजोल. ये आपने याद रखना है. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ओवुलेशन इंडक्शन इन द पीसीओएस पेशेंट इज द लेट्रोजोल. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ovulation induction in PCOS patient is letrozole. ये याद रखिएगा. Okay, let me rub this all. Okay, then what is the treatment for the hirsutism? Hirsutism का treatment होता है OCPs. OCPs spironolactone and cyproterone acetate. अब OCPs spironolactone और cyproterone acetate मेनली ये क्या करते हैं? OCPs में क्या चीजें होती हैं? ईस्ट्रोजन होता है प्लस प्रोजेस्टेरॉन होता है. मेनली जो होता है OCPs में प्रोजेस्टेरॉन होता है. जब पेशेंट OCP लेता है तो प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाता है. इससे क्या होता है? LH का लेवल कम होता है, और जब LH का लेवल कम होता है तो फिर ये थीका इंटरना सेल को स्टिमुलेट भी कम करता है, और थीका इंटरना सेल को स्टिमुलेट कम करता है तो इवेंचुअली एंड्रोजन कम हो जाता है. और हमारा मेन एम क्या था? हमें एंड्रोजन को ही कम करना था. तो OCPs से क्या होता है? OCPs आर द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. ओके, OCP क्या है? ओरल contraceptive pills which contains estrogen plus progesterone. ठीक है, तो OCPs का क्या काम होता है? OCPs में होता है ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन. मेनली इसमें ज्यादातर प्रोजेस्टेरॉन होता है जो LH की एक्टिविटी को सप्रेस करता है और थीका इंटरना सेल को सप्रेस करता है, जिससे मेनली एंड्रोजन का लेवल कम होता है. हमारा मेन एम यही था, एंड्रोजन का लेवल को कम करना. इसके अलावा जो स्पाइरोनोलैक्टोन है और सिप्रोटेरॉन एसिट्रेट है, ये बस आपने याद रख लेना है. ये दोनों क्या हैं? दे आर एंटी एंड्रोजेनिक ड्रग्स. ओके, नेक्स्ट हमारा अब ऑलिगो और एमेनोरिया है. तो ऑलिगो और एमेनोरिया में क्या होता है? इसमें भी हमारा जो चॉइस ऑफ द ड्रग है दैट इज द OCPs. OCPs क्या करता है? अगर किसी ने OCP देखा हो तो उसमें 21 टैबलेट्स होते हैं प्लस 7 टैबलेट्स. These 7 tablets are just iron tablets. 21 टैबलेट्स में क्या होता है? ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन होता है. उसमें डे के हिसाब से हार्मोन को मैनेज किया गया होता है. डे के हिसाब से लिखा होता है कि डे 1 2 ऐसे करके. ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन. उसके बाद 21 डे तक जब कोई फीमेल प्रोजेस्टेरॉन लेती है और फिर ये 7 टैब फिर क्या होता है? हम इसको विड्रॉ कर लेते हैं. जब प्रोजेस्टेरॉन को विड्रॉ करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? ब्लीडिंग स्टार्ट होती है. मेनली हमारा क्या काम है? हम जो ओवेरियन साइकिल है, जो हार्मोनल साइकिल है, उसको हम बाहर से रेगुलेट कर रहे हैं. पूरा हार्मोनल साइकिल को हम रेगुलेट कर रहे हैं बाहर से. और जो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि जब प्रोजेस्टेरॉन का विड्रॉल होता है तो उसकी वजह से ही ब्लीडिंग होती है. तो इसमें भी सेम यही काम करना है. बस एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन को देना है 21 डेज तक, और उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन का विड्रॉल कर लेना है. जब विड्रॉल करेंगे तो फिर
नॉर्मल ब्लीडिंग होगी। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। तो फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा ट्रीटमेंट का? वेट लॉस। वेट लॉस से क्या था? मेनली वेट लॉस से हम एडिपोज टिश्यू को कम कर रहे थे, जिससे पेरिफेरल एरोमेटाइजेशन कम हो रहा था और एस्ट्रोजन का लेवल कम हो रहा था। इसके अलावा मेटफॉर्मिन था। मेटफॉर्मिन इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है और वेट लॉस को बढ़ाता है। अगर पेशेंट को प्रेगनेंसी, इफ पेशेंट डिजायर्स प्रेगनेंसी, तो हमें ओव्यूलेशन इंडक्शन करना पड़ेगा बाय द क्लोमिफेन साइट्रेट और द लेट्रोजोल। बट यू शुड रिमेंबर दैट लेट्रोजोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन द पेशेंट ऑफ पीसीओएस। लेट्रोजोल मेनली क्या करता है? ये एरोमेटेज इनहिबिटर है। लेट्रोजोल क्या है? लेट्रोजोल इज एरोमेटेज इनहिबिटर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एरोमेटेज? कोई मुझे बताएगा एरोमेटेज का फंक्शन क्या है? मैंने अपने पुराने लेक्चर्स में बताया है आप लोगों को ये। मैम एंड्रोजन को टेस्टोस्टेरोन में चेंज करता है। व्हाट? एस्ट्रोजन में, सॉरी। या ओके, वेरी गुड। एंड्रोजन को एस्ट्रोजन। यस, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो एरोमेटेज मेनली एंड्रोजन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। ये यहाँ पर इसको इनहिबिट कर देता है, तो हमारे पास ईस्ट्रोजन नहीं बनेगा। हिरसुटिज्म हिरसुटिज्म का है ओसीपी, स्पाइरोनोलैक्टोन एंड सिप्रोटेरॉन एसीटेट। ओलिगो एंड एमेनोरिया का, एक सेकंड बच्चों, ओलिगो एंड एमेनोरिया के लिए यूज करते हैं ओसीपीज। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको बता दिया। और सर्जरी, अगर ये सारी चीजों से नहीं हुआ तो फिर हम करेंगे लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग। दिस इज द लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग। इसमें क्या करते हैं? सपोज दिस इज द ओवरी। अब इतना थीका सेल को हमने स्टिमुलेट कर दिया है ना कि थीका सेल की इसमें हाइपरट्रफी हो जाती है। ओवरी के अराउंड यहाँ पे थीका सेल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। इसमें मेनली क्या करते हैं? ड्रिल के थ्रू बर्न करते हैं, बर्न द स्ट्रोमल सेल्स। तो लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग में ड्रिल के थ्रू, लेप्रोस्कोप के थ्रू, ड्रिल के थ्रू बर्न करते हैं स्ट्रोमल सेल को, क्योंकि इसमें थीका सेल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। इतना ज्यादा थीका सेल को स्टिमुलेट कर दिया गया है कि उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है इसका? लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग। उसके बाद है कुछ सिंड्रोम हैं जो एसोसिएटेड होते हैं पीसीओएस के साथ। एक है हेयर एंड सिंड्रोम। हेयर एंड सिंड्रोम का फुल फॉर्म क्या है? दिस इज HA, हाइपर एंड्रोजेनिज्म। दिस इज IR, इंसुलिन रेजिस्टेंस। एंड दिस इज acanthosis nigricans. This is the hair and syndrome. What is acanthosis? This is the acanthosis nigricans. Acanthosis nigricans का मतलब क्या होता है? It is the velvety patch, dark velvety patchy discoloration in neck or crura. Dark velvety patchy discoloration in neck. This is called as the acanthosis nigricans. तो एक सिंड्रोम है जो एसोसिएटेड होता है पीसीओएस के साथ, उसको बोलते हैं हाइपर एंड्रोजेनिज्म, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड एक्यांथोसिस नाइग्रिकन्स सिंड्रोम। इसके अलावा मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी हो सकता है। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम को डायग्नोसिस करने के लिए क्या क्या करना है? इसमें होती हैं हमारे पास 5 चीजें। 5 चीजों में से 3 और मोर ऑफ द फॉलोइंग। अब वो 5 चीजें क्या होती हैं? सबसे पहले बड़ा होता है ट्राइग्लिसराइड्स। Triglycerides more than 150 milligram per dl. Blood pressure more than 130/85. Okay, let me rub this. Okay. Waist circumference more than 35 inches in women. Blood sugar more than 100 milligram per deciliter, and HDL cholesterol is less than 50 milligram per deciliter in women. तो ये आपको याद रखना है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स मोर देन 150 मिलीग्राम पर डीएल, HDL लेस देन 50 मिलीग्राम पर डीएल, फास्टिंग ग्लूकोज फास्टिंग ग्लूकोज more than 100 milligram per dl,
waist circumference more than 35 inches, and the height and the blood pressure more than 130/85. This is just the criteria for the metabolic syndrome. ये 5 चीजें हैं, इसमें से अगर 3 or more of the following must be present. उसके बाद है कॉम्प्लिकेशंस. कॉम्प्लिकेशंस में क्या है? एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा. मैंने आपको पहले ही बताया था कि एस्ट्रोजन का लेवल इसमें बढ़ा हुआ होता है. जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ है तो ये क्या करता है? दे जस्ट स्टिमुलेट द एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम को स्टिमुलेट करता रहता है. इसकी वजह से क्या हो जाता है? एंडोमेट्रियल का हाइपरप्लेजिया हो जाता है और उससे एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसके अलावा है ब्रेस्ट कैंसर. ब्रेस्ट कैंसर में भी सेम है, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ है और एस्ट्रोजन, मैंने आपको बताया था कि एस्ट्रोजन, ब्रेस्ट जो होता है वो एस्ट्रोजन से स्टिमुलेट होता है. इसके अलावा ओवेरियन कैंसर एंड दिस इज द कोरोनरी आर्टरी डिजीज. कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्यों है? बिकॉज ऑफ द डिसलिपिडीमिया. अभी मैंने पीछे बताया आपको कि इंक्रीज एंड्रोजन causes dyslipidemia. Sleep apnea because of the obesity. This is the non-alcoholic steatotic hepatitis and this is the metabolic syndrome. You should just learn this कि कौन कौन से कार्सिनोमा हो सकते हैं. एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ओवेरियन कार्सिनोमा and the coronary artery disease, sleep apnea and non-alcoholic steatotic hepatitis and metabolic syndrome. उसके बाद मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ ये एक बार. तो हमारा टॉपिक था आज का पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. मैंने आपको बताया कि दिस इज द मिसनोमर बिकॉज इट इज नॉट अ ट्रू सिस्ट, इट इज जस्ट एन अनरप्चर्ड फॉलिकल. ऑल्सो नोन एज द स्टीन-लिवेंथल सिंड्रोम. इसको स्टीन-लिवेंथल सिंड्रोम क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाय स्टीन एंड लिवेंथल इन 1935. इसकी इटियोलॉजी अनक्लियर है. इसमें लिखा है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स और लाइफ स्टाइल की वजह से इसको हो सकता है ये. इसके डायग्नोसिस का क्राइटेरिया है रोटरडैम क्राइटेरिया. इसमें से ये जो 3 चीजें आपको दिख रही हैं, 2 ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्रेजेंट फॉर द डायग्नोसिस. आपको याद रखने वाली चीज क्या है इसमें कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल साइन, गार्लैंड साइन और नेकलेस साइन इन द यूएसजी इज सीन इन द पीसीओएस. इसके अलावा अदर फीचर्स हैं ओबेसिटी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस. मैंने आपको बता दिया हिर्सुटिज्म एंड हाइपरट्राइकोसिस में क्या डिफरेंस होता है, हिर्सुटिज्म एंड विरिलिज्म में क्या डिफरेंस होता है. इसके अलावा पैथोफिजियोलॉजी आपसे डिस्कस कर ली. आपको तो याद करना है, आपको ये वाली स्लाइड पूरी प्रॉपर पता होनी चाहिए कि हार्मोनल चेंजेस कौन कौन से होते हैं. एक और चीज इसमें ऐड कर लीजिए कि LH बाय FSH रेशियो बड़ा होता है. रिमेंबर द वर्ड रेशियो. फिर ट्रीटमेंट में हमने डिस्कस कर लिया और हमने इसके कॉम्प्लिकेशंस देख लिए. इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है एंडोमेट्रियोसिस. मैम कॉम्प्लिकेशन से पहले वाली स्लाइड शेयर करिएगा. क्या हुआ? The next topic we will discuss today is the endometriosis. Endometriosis क्या होता है? कोई बताएगा? Inflammation of endometrium. Out of the womb, outside the uterus. proliferation होता है out of the womb. Proliferation of endometrium outside the uterus. Mucosal stroma का proliferation. Okay. This is the growth of endometrial tissue outside the uterine cavity. You should just remember this word, outside the uterine cavity. Okay? Endometrial tissue अगर uterine cavity में present है, that is normal. But अगर endometrial tissue uterine cavity के बाहर present है, तो उसको हम बोलते हैं endometriosis. अब endometriosis जो है वो कहीं भी हो सकती है, can occur anywhere in the body. Anywhere in the body, be it lungs, brain, pleura, umbilicus, कहीं भी हो सकती है. The rarest site is the spleen. Age
ग्रुप कौन सा इन्वॉल्व होता है? आपने याद रखना है, एज ग्रुप इज द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप 25 to 35 years ऑलमोस्ट. मोस्ट कॉमन साइट इज द ओवरी. ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फॉर एंड्रोमेट्रियोसिस इज द ओवरी, एंड सेकेंड मोस्ट कॉमन साइट इज द पाउच ऑफ डगलस. ओके, तो if there is a growth of endometrial tissue outside the uterine cavity, it is known as the endometriosis. इसके अलावा क्या है कि any organ can be affected. Okay, be it lungs, brain, pleura, कुछ भी हो सकता है. जो रेयरेस्ट साइट होती है उसकी वो होती है स्प्लीन. और एज ग्रुप कौन सा इन्वॉल्व होता है? एज ग्रुप होता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, दैट इज द 25 to 35 years of the female. मोस्ट कॉमन साइट इज द ओवरी. ये प्लीज याद रखिएगा कि मोस्ट कॉमन साइट इज द ओवरी. Second most common site is the pouch of Douglas. Can also be seen in, last point है, can also be seen in the surgical scar. इसका क्या मतलब हुआ? कोई भी स्कार है, जैसे कि हिस्टेक्टमी का स्कार है या फिर एपिजियोटमी स्कार है, इसके अलावा सी सेक्शन का स्कार है, कोई भी स्कार है, वहां पर भी एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है. कैन ऑल्सो बी सीन इन द सर्जिकल स्कार. ये जो फोटो यहाँ पे बना है, मैं आपको बताऊंगी अभी ये क्या है. दिस इज द चॉकलेट सिस्ट. अभी आगे हम डिस्कस करेंगे चॉकलेट सिस्ट क्या होती है, बस ऐसे आप देख लीजिए कि चॉकलेट सिस्ट है ये. ओके, तो जो इसकी इटियोलॉजी है वो अनक्लियर है. इटियोलॉजी इज अनक्लियर. बहुत सारी थ्योरीज हैं इसको बताने के लिए कि ये कैसे होता है. तो फर्स्ट थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ इम्प्लांटेशन. इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी. मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी given by the Sampson. It is also known as the Sampson theory of retrograde menstruation और Sampson theory of implantation. तो ये थ्योरी किसने दी है? सैमसन ने दी है. बहुत ही सिंपल थ्योरी है. इन्होंने क्या बोला कि रेट्रोग्रेड मेंसेस की वजह से इम्प्लांटेशन होता है. रेट्रोग्रेड मेंसेस का क्या मतलब है? सपोज दिस इज द यूट्रस, ऐसे करके ऐसे नॉर्मली मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है. यहाँ पे ये आपका फेलोपियन ट्यूब्स हैं. एंडोमेट्रियल जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो इधर से जाकर अपने एंटीग्रेड के बजाय रेट्रोग्रेड ऐसे करके गया, यहाँ पर गया, और यहाँ पर है ओवरी, और इधर साइड है पाउच ऑफ डगलस. इस पे यहाँ पे ये फॉल कर गया और यहाँ पे इम्प्लांट कर गया. बस यही मतलब होता है इसका. इन्होंने क्या बोला है कि रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन की वजह से इम्प्लांटेशन होता है. तो थ्योरी ऑफ इम्प्लांटेशन और द थ्योरी ऑफ रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन is given by the Sampson and it is the most accepted theory. ओके, तो क्योंकि इसका इटियोलॉजी अनक्लियर है तो बहुत सारी थ्योरीज इसको बताई गई हैं कि ये किस तरीके से होती है. अब इसकी लिमिटेशन क्या है? हमने मान लिया कि चलो इसकी लिमिटेशन है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द एंडोमेट्रियोसिस ऑफ डिस्टेंट ऑर्गन. ठीक है, ये इस थ्योरी से हम डिस्टेंट ऑर्गन की एंडोमेट्रियोसिस के बारे में नहीं बता सकते. ओके, तो डिस्टेंट ऑर्गन के एंडोमेट्रियोसिस के बारे में इस थ्योरी से हम नहीं बता सकते. इन्होंने बस सिंपल बताया कि रेट्रोग्रेड मेंसेस की वजह से एंडोमेट्रियोसिस हो रही है, लेकिन जो एंडोमेट्रियोसिस लंग्स में हो रही है, प्लूरा में हो रही है या फिर अदर ऑर्गन्स में हो रही है उसके बारे में हम नहीं बता सकते. तो सेकेंड थ्योरी है हमारे पास बिनाइन मेटास्टैटिक थ्योरी गिवन बाय द हेल्बन. तो फर्स्ट थ्योरी ऑफ इम्प्लांटेशन इज गिवन बाय द सैमसन. बच्चों नाम याद रखिएगा प्लीज कि सैमसन थ्योरी कौन सी है, हेल्बन ने कौन सी थ्योरी दी है. हेल्बन ने दी है बिनाइन मेटास्टैटिक थ्योरी. इसमें क्या होता है, सिंपल उन्होंने क्या बोला है कि वाया ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक्स, जो वहाँ ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक्स है वहां से वो डिस्टेंट साइड पे जाता है. तो इसमें लिखा है एम्बोलाइजेशन अकर थ्रू वेस्कुलर एंड लिम्फेटिक चैनल्स. ठीक है, तो इस थ्योरी से हम जो ड्रॉबैक था फर्स्ट थ्योरी का, जो फर्स्ट थ्योरी का ड्रॉबैक था उसको हम इस थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो बिनाइन मेटास्टैटिक थ्योरी गिवन बाय द हेल्बन, इसमें है एम्बोलाइजेशन अकर थ्रू वेस्कुलर एंड लिम्फेटिक चैनल. उसके बाद है थर्ड हमारे पास सीलोमिक मेटाप्लेजिया. सीलोमिक मेटाप्लेजिया थ्योरी दी है मेयर एंड इवनहॉफ ने. इसमें क्या इन्होंने बताया है, इसने बताया है कि मीजोथीलियम जो होता है ऑफ पेल्विस और एब्डोमेन, दे जस्ट गेट मेटाप्लेजिया हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाते हैं इन द एंडोमेट्रियल टाइप.
यहाँ पे मेटाप्लेजिया हो जाता है। ओके, तो सीलोमिक मेटाप्लेजिया क्या है? मेयर एंड इवनहॉफ थ्योरी। मेटाप्लेस्टिक चेंजेस इन द एम्ब्रियोनल सेल्स रेस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल मेसोथीलियम। इसमें क्या है कि मेसोथीलियम ऑफ पेल्विस एंड एब्डोमेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एंडोमेट्रियल टाइप। इसके अलावा जेनेटिक थ्योरी है। जेनेटिक थ्योरी में क्या है कि अगर जो के रैस जीन, आपको बस नाम याद रखना है कि एक नाम याद रखना है कि इसमें कौन सी जीन रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट इज द के रैस जीन। इसके अलावा इम्यून मीडिएटेड थ्योरी है। इम्यून मीडिएटेड थ्योरी में क्या है? फीमेल्स विद एंडोमेट्रियोसिस have deficient immunity, both cell mediated और humoral immunity, दोनों immunity deficient होती है इसमें। तो first theory is the theory of implantation, second is the benign metastatic theory given by Halban, third is the coelomic metaplasia given by Mayer and Evenhoff। जेनेटिक थ्योरी में KRAS जीन रिस्पॉन्सिबल है और उसके अलावा इम्यून मीडिएटेड थ्योरी है जिसमें बताया गया है कि फीमेल्स विद एंडोमेट्रियोसिस हैव डेफिशिएंट सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। उसके बाद है रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स में क्या है? मेनली जो एंडोमेट्रियोसिस होता है ना, ये सिंपल सी चीज है। दिस इज जस्ट अ हाइपर ईस्ट्रोजेनिक स्टेट। मेनली क्या है कि इसमें ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हाइपर ईस्ट्रोजेनिक स्टेट होता है, और क्या है, या फिर मोर नंबर ऑफ साइकिल्स, मोर नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसका फर्स्ट होता है एंडोमेट्रियोसिस का रिस्क फैक्टर्स द अर्ली मेनार्क। अब किसी का मेनार्की अर्ली है तो जाहिर सी बात है देयर इज अ मोर नंबर ऑफ साइकिल्स। इसके अलावा फर्स्ट डिग्री रिलेटिव विद एंडोमेट्रियोसिस, जो मैं आपको यहाँ पे बताई थी जेनेटिक थ्योरी में कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव अगर किसी के अफेक्टेड हैं तो एक फीमेल का जो 6 to 10 टाइम्स चांसेस बढ़ जाते हैं एंडोमेट्रियोसिस होने के। फर्स्ट डिग्री का मतलब है मदर हैं, सिस्टर अगर अफेक्टेड है किसी भी फीमेल की तो उसको 6 to 10 टाइम्स रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है उसका। इसके बाद फिर है लेट मेनोपॉज। लेट मेनोपॉज में भी सेम चीज़ें हैं कि अगर किसी का मेनोपॉज 50 ईयर्स में होना है और वो 58 ईयर्स तक नहीं हुआ, तो मेनली क्या है इसमें? क्या है? मोर नंबर ऑफ साइकिल्स। इसके अलावा है लो बॉडी मास इंडेक्स। फिर है मुलेरियन एनोमलीज इन यूट्रो डाइथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल एक्सपोजर। डाइथाइल एक ड्रग होती है डाइथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल, ये मिसकैरिएज को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। इससे क्या होता है? इसकी वजह से मुलेरियन एनोमली हो सकती है। ये ड्रग तो मदर ले रही है लेकिन फीटस में मुलेरियन एनोमली हो सकती है, और जब मुलेरियन एनोमली होगी तो उससे रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर नली पैरिटी में भी क्या है? नली पैरिटी में भी सेम चीजें हैं, नो ब्रेक। अब नली जैसे प्रेगनेंसी है, फिर लैक्टेशन है, इससे क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्रेक होता है, लेकिन नली पैरिटी में क्या है कि नो ब्रेक इन द, 1 second, let me rub this first. ओके, तो नली पैरिटी में क्या है? नो ब्रेक इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके अलावा प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुएशन में भी क्या है? मोर नंबर, मतलब बहुत दिनों तक मेंस्ट्रुएशन है तो रेट्रोग्रेड होने के चांसेस हैं। शॉर्ट लैक्टेशन इंटरवल में भी यही बात है। शॉर्ट टर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी क्या है कि मोर नंबर ऑफ साइकिल और वाइट रेस। ये आपने याद रखना है कि वाइट रेस में ज्यादा होता है एंडोमेट्रियोसिस कंपेयर्ड विद द ब्लैक रेस। तो रिस्क फैक्टर्स क्या है एंडोमेट्रियोसिस के? हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट होनी चाहिए या फिर मोर नंबर ऑफ साइकिल्स। तो उसमें अर्ली मेनार्क, बच्चों ये आपने याद रखना है कि नली पैरिटी में, अर्ली मेनार्क में, लेट मेनोपॉज में और वाइट रेस में ये बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा अगर किसी को फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को एंडोमेट्रियोसिस है तो 6 to 10 टाइम्स उसका रिस्क बढ़ जाता है एंडोमेट्रियोसिस होने का। ये तो आपके हो गए रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स में उसके अलावा क्या हो सकता है? हमें एक और चीज यहाँ पे नहीं है तो मैं बताती हूँ आपको। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? प्रेगनेंसी। यस, वेरी नाइस, वेरी गुड, प्रेगनेंसी। आप लोगों ने देखा होगा बुक में लिखा था स्मोकिंग। स्मोकिंग, ये आपने याद रखना है कि स्मोकिंग जो है दिस इज अ प्रोटेक्टिव अगेंस्ट एंडोमेट्रियोसिस। अब ऐसा क्यों है?
स्मोकिंग, सिंपल सा, इसका मैकेनिज्म क्या है? स्मोकिंग जस्ट इनहिबिट एरोमेटेज एंजाइम। इसकी वजह से क्या होता है? एंड्रोजन ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होता, हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट नहीं हो पाती। तो आपने याद रखना है प्रेगनेंसी है, जो भी चीज़ें जिसमें हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट नहीं है, प्रेगनेंसी में तो क्या है, यहाँ पे आपको ब्रेक मिल गया है। इसके अलावा स्मोकिंग में क्या है? एंड्रोजन कम हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, स्मोकिंग वाला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिएगा। और एग्जाम में ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है तो थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि नली पैरिटी में रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है और स्मोकिंग जो है वो रिस्क फैक्टर इसको कम करता है, एंडोमेट्रियोसिस होने के चांसेस को। इसके अलावा है, अब हम आते हैं पैथोलॉजी पे। पैथोलॉजी में ओवरी में क्या होता है? ओवरी में होता है चॉकलेट सिस्ट। चॉकलेट सिस्ट मैंने आपको फोटो दिखाया, दिस इज द चॉकलेट सिस्ट। चॉकलेट सिस्ट, दिस इज द ट्रू सिस्ट। ओके, ये जो सिस्ट है ये ट्रू सिस्ट है। इट इज लाइंड बाय द columnar epithelium और have the pseudoxanthoma cells। अभी pseudoxanthoma cells क्या होते हैं? They are the macrophages eating blood pigments। pseudoxanthoma cells क्या हैं? Macrophages eating blood pigments और hemosidrin pigments। Okay, so pseudoxanthoma is nothing but the macrophages eating blood pigments, that is hemosidrin। इससे क्या होता है? जब चॉकलेट सिस्ट होती है तो इंक्रीज रिस्क ऑफ द ओवेरियन कैंसर। इसका मैनेजमेंट सिंपल है, लेप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टमी कर देंगे, लेप्रोस्कोप के थ्रू सिस्ट को निकाल देंगे। ठीक है, इसमें चॉकलेट सिस्ट क्यों बोलते हैं? इसमें जो फ्लूइड होता है अंदर वो होता है ब्राउन कलर का, और ब्राउन कलर का क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द हीमोसिड्रिन पिगमेंट। ओके, तो ये ब्राउन कलर का फ्लूइड क्यों है? बिकॉज ऑफ हीमोसिड्रिन। इसके अलावा पेरिटोनियम में आपको दो चीजें याद रखनी है बस, पाउडर बर्न और गन शॉट अपीयरेंस। सिंपल सी बात है, पाउडर बर्न और गन शॉट अपीयरेंस, ये आपको याद रखना है कि पेरिटोनियम में मिलता है। पेरिटोनियल कैविटी में येलोइश ब्राउन फ्लूइड विच हैज द प्रोस्टाग्लैंडिन। तो पैथोलॉजी में ओवरी में होता है चॉकलेट सिस्ट विच इज द ट्रू सिस्ट एंड दे हैव द सीडोजेंथोमा सेल्स। सीडोजेंथोमा सेल्स क्या है? मैक्रोफेजेस दैट ईट द ब्लड पिगमेंट्स। और इस जो चॉकलेट सिस्ट होती है इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर और इसका मैनेजमेंट सिंपल है, दैट इज द लेपेरोस्कोपिक सिस्टेक्टमी। पेरिटोनियम में बस दो चीजें आपको याद रखनी है कि पाउडर बर्न और गन शॉट अपीयरेंस होता है एंड पेरिटोनियल कैविटी में येलोइश ब्राउन कलर का फ्लूइड होता है। उसके बाद हम देखेंगे स्टेजिंग। स्टेजिंग में क्या है? स्टेजिंग इसमें 4 तरीके से इसको क्लासिफाई करते हैं, मिनिमल, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। मिनिमल में क्या है? आइसोलेटेड सुपरफिशियल डिजीज, इसमें बस एक जगह पे होगा। अब इसमें क्या है? मल्टीपल इम्प्लांट्स हैं। फिर मॉडरेट में क्या है? मल्टीफोकल है, इसमें सुपरफिशियल भी होगा, डीप भी होगा, एडिशंस प्रेजेंट होंगे। एडिशंस कहाँ पे होंगे? ट्यूब्स में होंगे, ओवरीज में होंगे। एंड सीवियर स्टेज में क्या है? मल्टीफोकल होगा, लार्ज ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा होगा और एडिशंस जो है वो ट्यूब्स और ओवरीज के अलावा कल्डी सैक में भी होंगे। तो स्टेज 1 इज द मिनिमल, इसमें सिर्फ आइसोलेटेड सुपरफिशियल डिजीज है। सेकेंड स्टेज इज द माइल्ड which is the superficial multiple have the superficial multiple implants. Third stage is the moderate, have the multifocal और इसमें सुपरफिशियल और डीप दोनों टाइप के लीजन्स होंगे और एडिशन प्रेजेंट होंगे इन द ट्यूब्स एंड ओवरीज। और फोर्थ है सीवियर, इसमें मल्टीफोकल एंड हैव लार्ज ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा एंड एडिशंस। ओके, इसमें एडिशन जो है वो कल्डी सैक में भी होगा, कल्डी सैक इज द पाउच ऑफ डगलस। उसके बाद है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में आपने याद रखना है, दिस इज द ट्रायड ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, डिसमेनोरिया, infertility and dyspareunia. This is the triad of endometriosis. अब ये डिसमेनोरिया, इनफर्टिलिटी, डिस्पेरियोनिया ये क्यों हो रहा है? डिसमेनोरिया क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया अभी कि कहीं पे भी जाके एंडोमेट्रियल इम्प्लांट हो गए किसी भी एक्टोपिक साइट पे,
और जहाँ पे भी एंडोमेट्रियल के सेल्स इम्प्लांट होते हैं वहाँ पे मेनली वो पूरा हार्मोनल, जैसे जैसे एंडोमेट्रियम में चेंज होता है वैसे उस साइड पे भी चेंज होता है। और जहाँ जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है तो वहाँ पे भी ब्लीडिंग होती है। अब जब वहाँ पे ब्लीडिंग हुई तो वहाँ से अगर निकलने का रास्ता नहीं है तो वहाँ पे वो जो ब्लड है वो कलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि ब्लड जो है पाउच ऑफ डगलस में कलेक्ट हो गया सपोज। अब ब्लड कलेक्ट हो गया तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगा, और जब इन्फ्लेमेशन होगा तो उसकी वजह से पेन होगा। तो डिस्पेरियूनिया का जो कॉज होता है ये होता है ब्लड कलेक्शन इन द पाउच ऑफ डगलस, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ तो उसे डिस्पेरियूनिया हो रहा है। डिस्मेनोरिया इज द मोस्ट कॉमन फीचर। आपने याद रखना है कि मोस्ट कॉमन फीचर जो है दैट इज द डिस्मेनोरिया। इनफर्टिलिटी इज ऑल्सो फाउंड बिकॉज ऑफ, क्योंकि वहाँ पे ट्यूबो ओवेरियन जो एनाटॉमी होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है तो इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। और फिर डिस्पेरियूनिया होता है। इसके अलावा डीप सीटेड पेल्विक पेन एंड मेनोरेजिया। तो आपने ट्राइड जरूर याद रखना है कि एंडोमेट्रियोसिस का ट्राइड क्या है। Dysmenorrhea is the most common symptom, then the infertility, dyspareunia, deep-seated pelvic pain and menorrhagia. Okay? इसके बाद एग्जामिनेशन फाइंडिंग में क्या है? एग्जामिनेशन फाइंडिंग में है फिक्स्ड रेट्रोवर्टेड यूट्रस। रेट्रोवर्टेड क्यों हो गया ये? रेट्रोवर्टेड हो गया बिकॉज ऑफ द एडिशंस। इसके अलावा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग। ये आपने जरूर याद रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग क्या है? यूट्रोसैक्रल नोडुलैरिटी, दैट इज द कॉबलस्टोन फील। ओके, कॉबलस्टोन फील क्या है? जब हम पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे तो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट जो है वहां पे नोडुलैरिटी मिलेगी, टेंडर नोडुलैरिटी। ठीक है, और उसको फील जो आएगा वो कॉबलस्टोन टाइप का फील आएगा, उसको बोलेंगे हम दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियोसिस। इसके अलावा अगर एंडोमेट्रियोमा है, एंडोमेट्रियोमा क्या है? एंडोमेट्रियोमा इज द एंडोमेट्रियोसिस ऑफ ओवरी। तो एडेनेक्सा भी इनलार्ज होगा। एडेनेक्सा क्या होता है बच्चों? एडेनेक्सा क्या होता है? ऑफिस ओवरी तो जिसमें ग्रोथ हो जाए। एडेनेक्सा, मास दिख रहा है। एडेनेक्सा बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब प्लस ओवरी। ओके, फेलोपियन ट्यूब प्लस ओवरी को बोलते हैं एडेनेक्सा। ठीक है, उसके बाद है WBC and ESR will be normal and CA125 elevated. अब what is this CA125? CA125 is a tumor marker. Okay, CA125 इसमें एलिवेट होगा, लेकिन CA125 और भी बहुत सारी चीज़ों में एलिवेट हो सकता है, तो ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया नहीं होगा। लेकिन आपने याद रखना है कि मैंने लिखा हुआ है आगे कि दिस इज नॉन स्पेसिफिक, क्योंकि ये ओवेरियन ट्यूमर्स में भी एलिवेट हो सकता है, PID में भी होता है, ट्यूबरक्लोसिस में भी एलिवेट हो सकता है, तो इसलिए ये इतना स्पेसिफिक नहीं है। बस आपने याद रखना है कि CA125 विच इज अ ट्यूमर मार्कर, इट गेट्स एलिवेटेड इन द एंडोमेट्रियोसिस। उसके बाद है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में है लेप्रोस्कोपी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन द एंडोमेट्रियोसिस। और एक बात आपने याद रखनी है कि USG में हमें क्या मिलेगा? ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। ओके, तो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस इन द USG इज प्रेजेंट इन द एंडोमेट्रियोसिस। और हमने पीछे देखा था गार्लैंड अपीयरेंस। ये जो वर्ड्स होते हैं ना टिपिकल, ये आपने जरूर याद रखने। जैसे यहाँ पे यूट्रोसैक्रल नोडुलैरिटी थी, वो आपने याद रखना है क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है एंडोमेट्रियोसिस की। अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है कि यूट्रोसैक्रल नोडुलैरिटी कहाँ प्रेजेंट होती है, तो आपने फॉरन टिक करना है एंडोमेट्रियोसिस, जहाँ पे कॉबलस्टोन फील हो। उसके बाद है USG में ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होता है एंडोमेट्रियोसिस में। अब इसका हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? हमारा एम क्या है ट्रीटमेंट का? मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इट इज द हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट। एम क्या होगा? एस्ट्रोजन को कम करना है। इसके अलावा एंडोमेट्रियल का एस्ट्रोजन की वजह से हाइपरप्लेजिया बहुत सारा हो चुका है, तो एंडोमेट्रियल की एट्रोफी होगी। और इसमें मेनोरेजिया होता है, तो मेंसेस को भी प्रॉपर्ली कंट्रोल करना है। ये हमारा एम है। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन सिम्टम था वो था डिसमेनोरिया, और पेशेंट प्रेजेंट करता है मोस्टली 70% डिसमेनोरिया के साथ प्रेजेंट करता है। तो हम करेंगे पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट में हम देखेंगे पेन कैसा है, कितनी इंटेंसिटी का है। अगर पेन इज मिनिमल तो उसमें देना है सिंपल नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अगर पेन मेंस्ट्रुअल सिम्टम के साथ है,
मीन्स उसको कोई मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटी भी हो रही है तो उसमें देंगे OCPs। जो OCPs होती है, OCPs देने से क्या होता है कि साइकिल जो होती है वो एनओवुलेटरी साइकिल हो जाती है, और जब एनओवुलेटरी साइकिल हो जाती है तो उससे पेन नहीं होता। इसके अलावा मॉडरेट और सीवियर पेन अगर है तो GnRH एगोनिस्ट देना है। अब GnRH एगोनिस्ट का क्या मतलब हुआ? देखिए, हमने पता था कि GnRH जो होता है वो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है और ये LHFSH को स्टिमुलेट करता है, लेकिन हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है ये पल्सटाइल मैनर में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि पल्सटाइल मैनर में होना बहुत जरूरी है GnRH का, लेकिन हम जो यहाँ पे GnRH दे रहे हैं ये हम कंटिन्यूअस दे रहे हैं, कंटिन्यूअस, पल्सटाइल मैनर में नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इस वजह से क्या हो रहा है, ये डिसेंसिटाइज कर देता है और LHFSH का सिक्रीशन नहीं होता। तो आपने याद रखना है कि जो नॉर्मल GnRH होता है वो पल्सटाइल सिक्रीशन होता है, लेकिन जो GnRH एनालॉग यहाँ पर दिया जा रहा है एगोनिस्ट या फिर एनालॉग, वो कंटिन्यूअस मैनर में दिया जा रहा है। इसके अलावा दे सकते हैं प्रोजेस्टेरॉन, बिकॉज हमने देखा था कि इन्फ्लेमेशन हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। एरोमेटेज इनहिबिटर एंड डेनाजोल। डेनाजोल क्या है? डेनाजोल है एंटी ईस्ट्रोजेनिक। GnRH। जी, किसी का माइक ऑन है आई थिंक। बच्चों आप लोगों को समझ आ रहा है? यस मैम। ओके, तो डेनाजोल क्या है? डेनाजोल इज द एंटी ईस्ट्रोजेनिक ड्रग। अपने बस नाम याद रखना है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें, बस थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे एरोमेटेज इनहिबिटर है, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें आता है लेट्रोजोल। लेट्रोजोल सिंपल क्या काम करेगा? एरोमेटेज को इनहिबिट कर देगा। अब जब एरोमेटेज नहीं है तो एंड्रोजन ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होगा। मेनली हमारा जो एम है वो हमें ईस्ट्रोजन को ही तो कम करना है ना, तो ये हम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा सर्जरी में अगर इससे हमारा मैनेजमेंट नहीं हो पाया तो सर्जिकली मैनेजमेंट क्या है कि अगर एडिशंस वहाँ पर है तो एडिसियोलिसिस कर देंगे। इसके अलावा फल्ग्रेशन कर देंगे, और पेन बहुत ज़्यादा है तो प्री सैक्रल न्यूरेक्टमी कर देंगे। ये मैंने आपको बताया था डिस्मेनोरिया में भी। डिस्मेनोरिया है, अगर मेडिकली मैनेज नहीं हो रहा तो सर्जिकली मैनेजमेंट में प्री सैक्रल न्यूरेक्टमी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी पेशेंट है और इनफर्टिलिटी की है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? उसका ट्रीटमेंट करने के लिए जो माइल्ड हमने अभी डिस्क्राइब किया था ना, माइल्ड मॉडरेट ये सब करके, तो अगर माइल्ड है एंडोमेट्रियोसिस तो उसमें मेनली जो होता है वो जेनेसिस अफेक्टेड होती है, ज़्यादातर ओवेरियन फैक्टर होता है उसका। तो उसमें सिंपल क्या करना है आपको? सुपर ओवुलेशन। उसमें क्या करना है हमें? सिंपल हमें ओवुलेशन इंडक्शन कर देना है अगर माइल्ड वाला है तो। ओवुलेशन इंडक्शन कर देंगे, फिर इन यूट्रो बच्चों स्लाइड दिख रही है मेरी? यस मैम। जी मैम। ठीक है, ठीक है। माइल्ड वाले में क्या करना है? सुपर ओवुलेशन विथ क्लोमिफेन साइट्रेट। एंड मॉडरेट और सीवियर में क्योंकि ट्यूबल फैक्टर भी आ गया है तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा। ओके, मैं आपको ये कल रिवाइज करवा दूंगी थोड़ा सा, अगर कुछ प्रॉब्लम है इसमें तो आप ग्रुप पे पूछ लीजिएगा, मैं कल इसको रिवाइज करवाऊंगी इंशाल्लाह। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एडिनोमायोसिस और बाकी मैं देखती हूँ फिर। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।